हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि सेकंड ग्रेड का जो जीके वाला फर्स्ट पेपर है उसकी हम लगातार कंटेंट डाल रहे हैं और उसी में एक और कड़ी जोड़ते हुए आज हम राजस्थान पॉलिटी के संदर्भ में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आपके सचिवालय। तो आज हम सचिवालय के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो सिलेबस है पॉलिटी का उसमें राजस्थान पॉलिटी वाले पोर्शन में एक तो राज्य सचिवालय और एक है आपके मुख्य सचिव। ये दो टॉपिक इससे सचिवालय से मतलब कि रिलेटेड दे रखे हैं। तो दोनों में से दो क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, एक या दो क्वेश्चन। तो दोनों टॉपिकों को मिलाकर राज्य सचिवालय व मुख्य सचिव दोनों में से आप मान सकते हो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो देखिए दोस्तों, हम पहले इस सचिवालय के संदर्भ में हमारी एक भूमिका तैयार कर लेते हैं, एक बेस तैयार कर लेते हैं कि सचिवालय क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से ये नीति निर्माण में सहयोग करता है, और उसके बाद हम आगे इस पर चर्चा शुरू करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम इसके बारे में मोटा मोटा जो भी जानकारी है वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है कि सचिवालय क्या होता है, शुरुआत में तो यही इसी पर डिस्कस कर लेते हैं। सचिवालय दोस्तों, जितने भी राज्य में विभिन्न विभाग बनाए होते हैं अलग अलग, जैसे कि शिक्षा विभाग होता है, चिकित्सा विभाग होता है, वन विभाग होता है, जल विभाग होता है। तो इन अलग अलग विभागों का जो प्रमुख होता है, जो शीर्ष स्तर पर जो कार्यालय होता है प्रशासनिक स्तर पर, तो उसे कहते हैं हम सचिवालय। सचिवालय के अंडर ही ये सारे अलग अलग विभाग हैं, ये कार्य करता है। प्रशासनिक स्तर पर इनको जो दिशा निर्देश देने का कार्य है वो सचिवालय करता है। आप मान सकते हो कि राज्य में जो प्रमुख प्रशासनिक स्तर पर जो शक्तियों का केंद्र होता है वो क्या होता है, आपका सचिवालय होता है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता देता हूँ सचिवालय के बारे में। आपको पता होगा दोस्तों कि अनुच्छेद 154, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, आर्टिकल 154 के पार्ट 1 में आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है। किस में निहित होती है दोस्तों? राज्यपाल में। अभी आप इसकी भूमिका देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सचिवालय का कहाँ और किस प्रकार से रोल आता है हमारे इस प्रशासनिक ढांचे में, और ये किस प्रकार से राजनीतिक ढांचे को प्रभावित करता है। तो वो देखिए, आर्टिकल 154 में क्या है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती है? राज्यपाल में। और राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। किसके माध्यम से? अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से। ये दे रखा है आपका आर्टिकल 154 में, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये अधीनस्थ अधिकारी होते कौन है दोस्तों? ये अधीनस्थ अधिकारी होते हैं आपके सचिवालय के सदस्य होते हैं, सचिवालय के अधिकारी होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो इनडायरेक्टली आप ऐसे समझ सकते हो कि राज्यपाल होता है वो क्या होता है, स्वयं विवेकीय शक्तियों के प्रयोग के अलावा जो भी निर्णय लेगा उसके लिए किसकी सहायता लेगा? मंत्रिपरिषद की। ठीक है दोस्तों, और मंत्रिपरिषद में क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि राजनीतिक कार्यपालिका को नीति निर्माण में, विधि निर्माण में, किसी भी चीज़ में सहायता के लिए ये जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं इनका एक प्रमुख संगठन ही क्या कहलाता है? आपके सचिवालय कहलाता है। मतलब अब देखिए दोस्तों, कोई शिक्षा मंत्री है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी हो। एक 8वीं फेल या 8वीं पास व्यक्ति को भी शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। तो अब वो जब नीति निर्माण करेगा, उनके अधीनस्थ जो होंगे कर्मचारी वो नीति निर्माण करेंगे, तो वो इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाएंगे, उन्हें किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर सचिवालय में जो सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सभी हाईली एजुकेटेड होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इनके लिए नीतियों का निर्माण करते हैं और इनके सामने परोस देते हैं। नीति निर्माण की यहाँ से बैठक होती है उच्च स्तर की, और यहाँ से नीति निर्माण हो गया। ठीक है, ये जाके मंत्री जी के सामने परोस दिया कि ये लो मंत्री जी, एकदम परफेक्ट रूप से ये नीति तैयार है, शिक्षा के क्षेत्र में लागू करो। तो शिक्षा के संबंधित है तो शिक्षा के क्षेत्र में लागू कर सकते हो, इनके बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। और ये मंत्री जी जनता के सामने सीधे ही प्रस्तुत कर देते हैं इसको कि ये लो जी, एकदम शानदार नीति तैयार है। और ये नीति अगर अच्छे तरीके से सफल हुई तो भी सारा क्रेडिट किसको? मंत्री जी को। और अनफॉर्चुनेटली अगर विफल हो गई तो भी इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे भाई? मंत्री जी लेंगे। ठीक है,
ये अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, ये इनकी सहायता करते हैं हमेशा ही नीति निर्माण में, और इनका संगठन क्या कहलाता है? सचिवालय कहलाता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अब आप कह सकते हो कि जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका से आशय कि सभी मंत्री और इनकी मंत्रियों की सहायता करने के लिए किनमें? नीति निर्माण में या अन्य कार्यों में इनकी सहायता के लिए क्या होता है? एक सचिवालय होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आपकी एक, मैं समझता हूँ, भूमिका तैयार हो गई होगी। तो अब हम आगे देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं सचिवालय के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम अपने नोट्स पर आ जाते हैं। ये रहा आपका सचिवालय। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे सचिवालय के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 154 में पार्ट फर्स्ट में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है, जिनका प्रयोग वह अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों, ये अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं? ये उसी सचिवालय के अधिकारी होते हैं। और ये आर्टिकल 154 आपके लिए इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। सीधा ये स्टेटमेंट आ जाता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है, ऐसा उल्लेख किस आर्टिकल में दे रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 154। आगे देखिए दोस्तों, ये अधीनस्थ अधिकारी और कोई नहीं बल्कि शासन सचिवालय के अधिकारी ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? आगे देखिए, संसदीय व्यवस्था होने के कारण राज्यपाल की समस्त शक्तियों का प्रयोग राजनीतिक कार्यपालिका करती है। किस प्रकार करती है भाई? कि हमने स्पष्ट रूप से देख रखा है जब राज्यपाल पढ़ा था कि राज्यपाल अपनी स्वयं विवेकीय शक्तियों के अलावा अन्य किसी भी कार्य को करने हेतु सहायता किससे प्राप्त करेगा? मंत्रिपरिषद करेगा। और ये मंत्रिपरिषद क्या होती है? राजनीतिक कार्यपालिका होती है, जिसमें सभी मंत्री होते हैं। लेकिन राज्य कार्यपालिका सचिवालय की सहायता के बिना कार्य नहीं कर सकती। अब क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उनमें वो इतनी आप मान सकते हो कि किसी भी नीति को परफेक्ट रूप से बनाने के लिए क्या परिस्थितियाँ हैं, किन परिस्थितियों में लागू करनी है, और उसको शानदार तरीके से सिस्टम में किस प्रकार से अप्लाई किया जा सकता है, इन सब चीज़ों का निर्धारण करने के लिए बुद्धिजीवी लोगों की ज़रूरत होती है, हाईली एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए उनको सचिवालय की सख्त आवश्यकता होती है। अब देखिए, ये रहा आगे आपका टॉपिक प्यारा सा, सचिवालय की आवश्यकता। क्यों होती है आवश्यकता? राजनीतिक कार्यपालिका की अस्थिरता एवं अनिपुणता। अस्थिरता से तो मतलब हो गया कि कोई मंत्री मान लो कभी आप अपने पद से इस्तीफा दे दे वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें अस्थिरता में आ गई। और यहाँ पे है अनिपुणता। अनिपुणता से वही मतलब है जो मैंने आपको बताया कि भाई वो इतने मतलब कि उस क्षेत्र में उनको इतना नॉलेज नहीं होता है, और इसी कारण उनको क्या होती है? सचिवालय की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, नीति निर्माण में योगदान। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है सचिवालय के संदर्भ में। नीति निर्माण में वो सहायता करते हैं उनकी। विधायन प्रक्रिया की कठिनाई। आज कोई भी आप ये कार्य कर रहे हैं विधायन प्रक्रिया से संबंधित, तो उसकी कठिनाई अगर है उसमें, तो वो उसके लिए भी सचिवालय की सहायता लेंगे। आगे देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका की अति व्यस्तता, मतलब कि उनके पास ऐसे और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनको लेकर उन पर एक्शन लेना होता है। अब ये तो है नहीं कि कोई मंत्री है, मान लीजिए कोई कैबिनेट मंत्री है, तो ये नहीं है कि वो पूरे दिन नीति निर्माण किस प्रकार से किया जाए इसी पे कार्य नहीं करना होता है। बाकी पार्टी की अन्य जिम्मेदारियों का भी निर्वहन उन्हें करना होता है। तो इसीलिए ये अपना जो काम है वो किन पर छोड़ देते हैं? सचिवालय पर। और सचिवालय इनको एक मान सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करके, एक शानदार ब्लूप्रिंट तैयार करके इनके सामने प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए, राजस्थान राज्य सचिवालय की स्थापना। राजस्थान राज्य की समाकलन प्रक्रिया। समाकलन प्रक्रिया से आज से है आपका दोस्तों एकीकरण से, एकीकरण प्रक्रिया के तुरंत पश्चात जयपुर में की गई। ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान राज्य की स्थापना क्या है? जयपुर में की गई थी राजस्थान राज्य सचिवालय की स्थापना। प्रारंभ में राज्य सचिवालय की स्थापना विधायक निवास भवन में की गई। ये भी दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में शायद पूछा गया है। तो प्रारंभ में राज्य सचिवालय की स्थापना की गई विधायक निवास भवन में, एंड अप्रैल 1949 में इसे विधायक निवास भवन में वर्तमान भवन में स्थानांतरित किया गया। तो राज्य सचिवालय को विधायक भवन से और अभी वर्तमान भवन में, वर्तमान भवन भी कहाँ है? जयपुर में ही है दोस्तों। तो वर्तमान भवन में अप्रैल 1949 को स्थानांतरित कर दिया गया। ये एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपको डेट वगैरह थोड़ी बहुत ध्यान में रखने की सख्त ज़रूरत है। सॉरी।
तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं आगे। वर्तमान में राज्य सचिवालय का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक कार्यपालिका को नीति निर्माण, वापस वही बात आ गई, और विधायी कार्यों में हर संभव सहायता करना है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि राज्य सचिवालय का मोटा कार्य क्या है कि राजनीतिक कार्यपालिका की नीति निर्माण में सहायता करना, मतलब कि अच्छे से अच्छी नीतियों के बारे में उनको एक ब्लूप्रिंट देना, ताकि वो क्या है कि राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा है वो सुव्यवस्थित तरीके से बना रहे और राज्य में अच्छी व्यवस्थाएं बनी रहे। आगे देखिए, राज्य सचिवालय में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, सचिवगण एवं संपूर्ण कर्मचारी मंडल बैठकर कार्य करते हैं। अब देखिए, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मतलब कि मंत्री हो गए, सचिवगण हो गए और कर्मचारी मंडल हो गया। तो ये जब बैठकर नीति निर्माण करेंगे तो देखिए मंत्रियों में क्या अनुभव होता है बहुत अच्छे तरीके का। सचिवगण मतलब ये हाईली एजुकेटेड पर्सन हो गए सभी। तो ये जब बैठकर सम्मिलित रूप से कोई नीतियों का निर्माण करेंगे, निश्चित रूप से नीति बेहतरीन तरीके से बनेगी और त्रुटि होने की, उसमें उसके विफल होने की संभावना बिल्कुल ही कम रहेगी और राज्य का प्रशासन अच्छी तरीके से संचालित होगा। आगे देखिए, इसी सचिवालय में राज्य प्रशासन से संबंधित नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, सत्य असत्य वाले एग्जाम में, उनमें ये सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं सचिवालय के संदर्भ में। इस प्रकार की लाइनें सीधी आपके एग्जाम में देखने को मिलेगी। संपूर्ण राज्य प्रशासन की कुशलता राज्य सचिवालय के कुशल संचालन पर निर्भर करती है। जिस प्रकार से मतलब कि राज्य सचिवालय एक्शन लेगा, उसी प्रकार से उस राज्य का प्रशासन होगा। क्यों होगा दोस्तों? क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था, हमने चर्चा की थी कि राज्य में प्रशासनिक तौर पर जो शक्तियों का केंद्र होता है वो क्या होता है? राज्य सचिवालय होता है। पूरे राज्य का जो प्रशासन होता है वो कहाँ से संचालित होता है? वो होता है आपके राज्य सचिवालय से। तो राज्य सचिवालय के निर्णय जितने मजबूत होंगे, जितने शानदार होंगे, उतना ही उस राज्य का संचालन, राज्य का जो प्रशासनिक ढांचे का जो संचालन है वो अच्छे से हो सकेगा। आगे देखिए, राज्य सचिवालय का संगठन से मतलब है कि उनमें जो पदाधिकारी होते हैं, सबसे प्रमुख कौन होता है, उससे नीचे कौन होते हैं और निम्नतम स्तर पर कौन होते हैं, और उनमें जो कार्यों का बंटवारा होता है वो किस प्रकार से होता है, इस प्रकार की चर्चा हम इस जो टॉपिक में करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर राज्यपाल द्वारा राज्य में विभागों का निर्माण किया जाता है। ये तो एक बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों। मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर राज्यपाल द्वारा राज्य विभागों का निर्माण किया जाता है। सीधा आ जाता है कि राज्य में विभागों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में मुख्यमंत्री होगा, सचिवालय होगा, मंत्रिपरिषद होगा, तो विधानमंडल होगा, जो भी हो, तो आपको करना इसमें राज्यपाल किसकी परामर्श पर करता है? मुख्यमंत्री के परामर्श के आधार पर करता है आपके विभागों का निर्माण। विभागों द्वारा राज्य प्रशासन का संचालन किया जाता है। वही मैंने बता दिया कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विभाग बना दिया और एक चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा विभाग बना दिया। और ये अपने अपने फील्ड के अपने क्षेत्र में नीतियों का निर्माण करते हैं और बेहतरीन तरीके से कार्य करते हैं। आगे पढ़ लेते हैं। यह राज्य प्रशासन का शीर्षस्थ कार्यालय होने के साथ साथ शक्तियों का केंद्र बिंदु भी होता है। यह मतलब कि यहाँ पे सचिवालय की बात हो रही है। सचिवालय, ठीक है दोस्तों। सचिवालय क्या होता है? राज्य प्रशासन का जो हाईएस्ट लेवल का कार्यालय होता है, ठीक है। और सारी मतलब कि जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो यहीं से होते हैं राज्य प्रशासन के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका के शीर्ष पर मुख्यमंत्री होता है। राजनीतिक कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का क्या होता है? प्रधान कौन होता है? प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, जिसके अधीन मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें आप सभी को पता ही होगी। आगे देख लेते हैं। राज्य सचिवालय में स्थायी कार्यपालिका के शीर्ष पर मुख्य सचिव होता है। राज्य सचिवालय में ये निश्चित रूप से स्थायी कार्यपालिका होती है। ये नहीं है कि 5 साल हो गए ये अब वो ख़त्म करो इनका पद, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक मतलब कि स्थायी कार्यपालिका के तौर पर है। तो इसका प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। ये मुख्य सचिव दोस्तों आपके सिलेबस में अलग से पूरा टॉपिक दे रखा है और इसके बाद हम मुख्य सचिव के बारे में ही चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बाद में।
तो राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। ध्यान देने लायक बात है। वह राज्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी होने के साथ साथ मुख्यमंत्री एवं संपूर्ण मंत्रिमंडल का प्रमुख परामर्शदाता है। तो ये पूरा ही एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि राज्य सचिवालय का प्रधान तो होता ही है ये मुख्य सचिव, साथ ही साथ क्या होता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल दोनों का प्रधान परामर्शदाता। हर किसी कार्य में मुख्यमंत्री को प्रमुख रूप से सलाह कौन देगा? मुख्य सचिव देगा। मंत्रिमंडल को कौन देगा प्रमुख रूप से सलाह? तो वो देगा आपका मुख्य सचिव। और राज्य सचिवालय का प्रमुख कौन? मुख्य सचिव। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, संपूर्ण राज्य सचिवालय कुछ विभागों में विभाजित रहता है। ये मैं 2-3 बार चर्चा कर चुका हूँ, जैसे कि शिक्षा विभाग है, चिकित्सा विभाग है, जल विभाग है, वन विभाग है। तो अलग अलग विभागों में ये विभाजित रहता है। प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक अध्यक्ष शासन सचिव कहलाता है। ये ध्यान रखने लायक बात है। क्या होता है, जैसे कि अलग अलग विभाग बना दिए, तो अलग अलग विभागों में जो प्रमुख होता है, राज्य सचिवालय का प्रमुख हो गया आपके मुख्य सचिव, और अब इनको कार्यों के आधार पर इन विभागों का निर्माण कर दिया इसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री की सलाह पर। और अब इन विभागों का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, प्रशासनिक अध्यक्ष होता है, उसको हम बोलते हैं शासन सचिव। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे है, 1-2 विभागों को छोड़कर प्राय ये राज्य कैडर के अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? शासन सचिव होते हैं। कौन होते हैं? 1-2 डिपार्टमेंट को छोड़ दो, बाकी सभी ये मतलब कि राज्य कैडर के, जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान कैडर के ही होंगे। अखिल भारतीय सेवाओं मतलब कि ये IAS लेवल के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वही होते हैं। इन्हीं को अपने कार्य अनुभव के आधार पर और इनकी मतलब कि निष्ठा के आधार पर ही इनका क्या किया जाता है, अनुभव के आधार पर इनका चयन इन बड़े पदों पर किया जाता है। शासन सचिव और ये मुख्य सचिव जैसे पदों पर किया जाता है। राज्य सचिवालय का अपना एक रिकॉर्ड सेशन है जो 2 भागों में विभाजित है। राज्य सचिवालय में क्या होता है, एक रिकॉर्ड सेशन होता है जिसमें संपूर्ण तरह की जानकारी संग्रहित होती है। 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है नवीन रिकॉर्ड। नवीन रिकॉर्ड में क्या होता है, जो रिसेंटली चीज़ें हो रही है, चल रही है, उनके बारे में, या जो होने वाली है भविष्य में प्लानिंग की जाती है वो सब। और दूसरा होता है आपके ऐतिहासिक रिकॉर्ड व प्रकाशन। ऐतिहासिक रिकॉर्ड में जो पहले की चीज़ें हैं उनका संधारण होता है, जो कि हो चुकी होती है। आगे देखिए, राजनीतिक सुधार आयोग ने कहा था कि सचिवों की संख्या केवल 10 होनी चाहिए। अब ये सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि किस आयोग की ने ये अनुशंसा की थी कि सचिवों की संख्या 10 होनी चाहिए, तो वो था आपके प्रशासनिक सुधार आयोग। आगे, GK बनोत की अध्यक्षता में नियुक्त राज्य की प्रशासन सुधार समिति, ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रशासन सुधार समिति ने सचिवों की बढ़ती हुई संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जब भाई ज़्यादा सचिव हो जाएंगे तो वो उनका मतलब कि उनका कहना था कि प्रशासन पर नियंत्रण रखना और ये मतलब कि चीज़ों में मतभेद होना और ये सब इस प्रकार की उन्होंने आशंका जताई थी। तो ये सब किसकी अनुशंसा थी? ये थी आपके प्रशासन सुधार समिति की। सचिवों की बढ़ती हुई संख्या पर इन्होंने गंभीर चिंता व्यक्त की थी। आगे देखिए, राजस्थान सचिवालय का संगठनात्मक सोपान, मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इनका एक जो ढांचा बना होता है। सबसे ऊपर क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है, मंत्री परिषद का प्रधान होता है, आप सभी को पता ही है। फिर इनके अधीनस्थ होते हैं मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री, इनसे नीचे होते हैं आपके राज्य मंत्री, फिर होते हैं उप मंत्री, और ये आ गया आपका संसदीय सचिव। और संसदीय सचिव आ गया, ये हो गया आपका राजनीतिक ढांचा। फिर आता है देखिए मुख्य सचिव, जो कि क्या होता है? सचिवालय का प्रधान होता है शीर्ष स्तर पर। फिर आता है प्रमुख शासन सचिव, मैंने आपको बता दिया था, ये विभागीय अपने अपने विभाग के जो प्रशासनिक स्तर के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं विभागीय सचिव, जिन्हें शासन सचिव बोलते हैं। फिर होते हैं सचिव, फिर होते हैं अतिरिक्त सचिव, ये इनके सहायता के लिए है। संयुक्त सचिव होते हैं, फिर होते हैं आपके उप सचिव। आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना ना, पूरा ये रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि भी सचिवालय का प्रधान कौन होता है, मुख्य सचिव हो गया, फिर इसके अंडर में कौन होते हैं? शासन सचिव होते हैं, जो कि अलग अलग विभागों के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। फिर अवर सचिव, सहायक सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक, फिर ये लिपिक वगैरह, ये चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी। इस प्रकार का इसका ये जो ढांचा होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इसका राज्य सचिवालय के कार्य।
क्या कार्य होते हैं नीति निर्माण का। ये बहुत ही अच्छे से ठोक बजा के मैंने बता दिया आपको। मंत्रिपरिषद को नीति निर्माण में सहायता देना इसका प्रमुख कार्य है। आगे देखिए, समन्वयात्मक कार्य। समन्वयात्मक कार्य में क्या आता है, सचिवालय और राज्य प्रशासन में समन्वय स्थापित करना मुख्य सचिव का दायित्व है। मुख्य सचिव क्योंकि इसका पार्ट है, इसका प्रमुख अंग है राज्य सचिवालय का, तो सचिवालय और जो राज्य प्रशासन है इसमें समन्वय स्थापित करने का दायित्व किसका हो गया, आपका मुख्य सचिव का होता है। ठीक है, आगे देखिए, सचिवालय सहायता। प्रशासकीय नेतृत्व प्रदान करना किसको, संपूर्ण राज्य में प्रशासन को ये मतलब कि इनका लीडर होता है, इनका संचालन करता है और इनको दिशा निर्देश प्रदान करता है। विधायी कार्य से संबंधित सहायता देता है, आपको पता ही है राज्य कार्यपालिकाओं को। आर्थिक नियोजन संबंधी कार्य करता है, समस्त प्रकार की नीतियाँ हो गई, किस प्रकार से प्लानिंग करनी है, मैनेजमेंट करना है राज्य में, ये सभी का जो महत्वपूर्ण ये जो निर्णय लेते हैं कौन करते हैं, इनका जो ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं सारे सचिवालय के अंतर्गत होते हैं। नंबर 7 पर है वित्तीय एवं बजट संबंधी कार्य भी कौन करता है, सचिवालय। कार्मिक प्रशासन एवं प्रशासन सुधार संबंधी कार्य आपका राज्य सचिवालय करता है। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखना कि सचिवालय राज्य सरकार का हृदय केंद्र होता है। हृदय केंद्र क्यों होता है भाई, क्योंकि जो सर्वोत्तम प्रकार की नीतियों का निर्माण मंत्रिपरिषद के लिए करना, राज्य कार्यपालिका के लिए करना, जिससे कि राज्य का जो प्रशासन है, राज्य का जो ढांचा है वो सुचारू रूप से और बेहतरीन तरीके से चल सके, राज्य का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, इसके संदर्भ में जो कार्य करता है वो कौन करता है, राज्य सचिवालय करता है। इसीलिए राज्य सरकार का हृदय केंद्र किसको कहा गया है, सचिवालय को कहा गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अब ये एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो आपको पता है कि टॉपिक कंप्लीट होते ही हम लेकर आते हैं इससे संबंधित एक टेस्ट। तो अगला टेस्ट लेकर आएंगे, अगला वीडियो रिकॉर्डेड टेस्ट का होगा और उसके बाद हम पढ़ेंगे मुख्य सचिव। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।